नमस्कार भाइयों। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ कोशिश करूँगा कि जो मैंने पढ़ाई की, थोड़ा बहुत जानकारी ली, उसमें जस्टिफिकेशन हो जानकारी में। तो जैसे हमारा हिंदू एक्ट है, जो हमारे हिंदुओं के ऊपर नियम बने हुए हैं, लीगल जो लॉज बने हुए हैं, उसका सोर्स जो होता है, जो भी हमारे लॉ लीगल रूल्स बनते हैं कोर्ट में, जिसका एक्ट बनते हैं, एक्ट पास होता है, रूल्स बनते हैं, तो वो हमारे कस्टम पे बनते हैं। मतलब जो रिलीजन के रूल होते हैं, जैसे मुस्लिम का जो रूल बना हुआ है, वो मुस्लिम के जो कस्टम हैं, जो परंपराएं हैं, और जो कस्टम और ये बहुत लंबे टाइम तक कस्टम चलता है, उनका परंपराएं बन जाती हैं, उन्हीं को हम नियम के अंदर लेकर के आते हैं। उसी प्रकार से हिंदुओं में है कि हिंदुओं में जो हमारी परंपराएं हैं, लंबे समय से चली आ रही है, तो कोई भी रूल जब बनता है तो उस रूल के अंदर लगभग वो परंपराएं डाली जाती हैं और उसके अंदर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये हमारे जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसको देखना पड़ेगा कि जब भी कोई रूल बनाते हैं हम, तो हमारी जो परंपराएं हैं, जो लंबे समय से चली आ रही हैं, वो परंपराएं हमारे रूल में होनी चाहिए। जैसे मैं हिंदू के जो रूल्स हैं वो मैंने थोड़ा सा रिसर्च की। हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके बाद प्रॉपर्टी एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, वो सारे मैंने थोड़ा सा अपने लेवल पे रिसर्च करने की कोशिश की। तो जो हमारा हिंदुओं में शादी का है, तो वो कुछ प्रोहिबिशंस हैं, उसमें कुछ रोक लगाई हुई है कि इन रिश्तों में शादी नहीं हो सकती। उसमें जो हमारे पैतृक उसमें आया हुआ है चीज़ें कि कुछ चीज़ जो रिश्ते हैं हमारे, उनमें शादियां नहीं हो सकती। तो उसमें परंपरा के अंदर सपिंडा बोलते हैं उसको, सपिंडा वर्ड आया है। तो सपिंडा रिलेशन में शादियां नहीं हो सकती। हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि सपिंडा जो रिलेशंस हैं उनमें शादियां नहीं हो सकती। तो सपिंडा रिलेशंस क्या हैं? सपिंडा रिलेशन जो ब्लड रिलेशंस हैं हमारे, पहले तो वो आ जाते हैं उसमें। जैसे हमारा चाचा ताऊ, लगभग 4 5 7 पीढ़ी फादर की तरफ से और 5 पीढ़ी मदर की तरफ से। और जो गोद लिया हुआ जो भाई है, उसके भी भाईचारे में लगभग वो भी हम कवर करते हैं। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि सपिंडा जो रिलेशंस बताए हैं, वो रिलेशंस एक प्रकार से ये लगाइए आप कि आपके फादर की 7 पीढ़ियाँ और मदर की साइड से 5 पीढ़ियाँ, और फिर जो गोद लिया भाई है उसके रिलेशंस, वो भी भाई उसमें भाईचारे में आएंगे। अब बहन है उसकी, चाची ताऊ, वो सारा जो रिलेशंस है वो भी, उसमें भी शादी नहीं हो सकती। तो आप देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अंदर जो सपिंडा रिलेशंस बताए गए हैं, वो एक छोटी सी कंसेप्ट है, छोटी सी कंसेप्ट बनाई है। और शायद जो हम अपनी जाति की बात करें, जैसे जाट गोत्र में है, हमारे जाट जाति में है, काफ़ी गोत्र हैं, तो हमारे में जो सपिंडा रिलेशंस वाला वो तो है ही। उससे आगे हमारा जो रोक है शादी करने पे, तो हम लगभग 3 गोत्र देखते हैं। जब बच्चे की शादी करते हैं या बच्ची की शादी करते हैं, तो हम 3 गोत्रों का मिलान करते हैं। 3 गोत्र नहीं मिलने चाहिए। पहला उस बच्चे का गोत्र, मतलब उसके बाप वाला गोत्र है उसका, उसकी मम्मी का गोत्र और उसकी दादी का गोत्र। जाट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमारी जाट कम्युनिटी के अंदर 3 गोत्र जो हैं हम अवॉइड करते हैं, वो मिलने नहीं चाहिए। तो उसमें कौन कौन से हैं? उसके फादर का, मतलब उसका खुद का और फादर का सेम है, उसकी मदर जो है उसका मदर का गोत्र, और दादी जी का गोत्र। 3 गोत्र में शादी नहीं कर सकते। और सपिंडा वाला तो रूल लागू है ही।
तो हमारा 2 कंबाइंड हो गए, स्पिंडा रिलेशंस और उसके साथ में हमारा ये 3 गोत्र। जाटों में हम रिश्ता नहीं कर सकते अगर गोत्र इनमें से मिल जाता है, तो लगभग नियम ये है। तो जाट कहाँ कहाँ है, मैंने बताया कि राजस्थान में है कुछ एरिया, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न बेल्ट में है, हरियाणा है, कुछ पंजाब का एरिया है, थोड़े थोड़े तो कई कई अलग बसे हुए हैं, लेकिन जो मेन एरिया है बेल्ट जिसको बोलते हैं, ये लोग यहाँ बसते हैं। तो उनमें 3 गोत्र और सपिंडा रिलेशंस 2 तो हमने अवॉइड कर दिए। उससे आगे एक कदम बढ़ें तो कई गोत्र जो हैं वो कुछ गोत्रों में शादी नहीं करते। मतलब पहले रूल था, अब मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है कि वो गोत्र शादी करने लग गए हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है अभी तक। तो उसमें जैसे मैं मान का एग्जांपल देता हूँ, मान गोत्र है हमारा, तो मान गोत्र में मान, दलाल, देसवाल, सियाग, ये 4 गोत्रों को और एक भाईचारे के रूप में पुराने ज़माने में दिखाया गया। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो, चारों गोत्रों का भाईचारा कैसा है। तो इसमें जब मैं मूल में गया, मैंने रिसर्च किया, तो वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि कहीं ये समझौता हुआ हो कि इनके बीच में शादी नहीं हो सकती। एक भाईचारा जो है वो भाईचारा दिखाया गया था, लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला। हिस्ट्री जो हमारे जून साहब हैं और भी लोग हैं जिसका मैंने इतिहास पढ़ा है, तो कहीं भी ऐसा सोर्स नहीं मिला मुझे जहाँ ये लिखा हो कि ये सगे भाई थे। वो एक गोत्रों का भाईचारा होता है, उस तरह का भाईचारा था। तो गोत्र काफ़ी बड़े हो गए, तो मेरे हिसाब से इस पर विचार करना चाहिए था। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था कि पहला जो हमारे 3 गोत्र हो गए जो अवॉइड करने हैं, फिर सपिंडा रिलेशंस हो गए, उसके बाद जो है हमारा ये भाईचारा वाला गोत्र हो गया। फिर एक और नेक्स्ट स्टेप लिया हमने कि जिस गांव में गोत्र हैं अलग अलग हैं, 2 गोत्र हैं, 3 गोत्र हैं, मान लो एक गांव में मलिक भी हैं, मान भी हैं और चहल भी हैं, तो उस गांव में चहल, मान या मलिक की बेटी शादी करके नहीं आएगी। कई गांवों में ऐसी भी एक रोक है, अड़चन है। कुछ गांवों में तो मैंने देखा हो जाता है, लेकिन कुछ गांवों में जैसे गोत्र जो है, मान लो मान और चहल हैं एक गांव में, तो वो मान के रिश्ते नहीं लेते चहल, और जो मान है वो चहल वाले उसमें रोक लगाते हैं। इस तरह से मतलब उस गांव में मान की लड़की या चहल की लड़की शादी करके नहीं आ सकती। इस तरह से जो हमारा सिस्टम है जाटों का वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मेरा जो कंसर्न है, थोड़ा सा मैं कंसर्न लेके आता हूँ कि पहला तो हमारे हरियाणा में 1000 लड़कों पे लड़कियां कम हैं। हरियाणा की बात कर रहा हूँ पहले मैं, इवन जाट कम्युनिटी की सारे को ये समस्या है कि पहले तो लड़कियां ही कम हैं, और फिर ये जो प्रोहिबिशन आ जाता है कि भाई 3 गोत्र में नहीं करना, सपिंडा में नहीं करना, गांव में गोत्र है तो उसमें नहीं करना, फिर भाईचारा है तो उसमें नहीं करना। और फिर मैंने देखा कि 12-14 गांव जो आसपास हैं वो भाईचारे में आते हैं, उनमें नहीं करना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा बड़ा गांव है मान लो, तो उसके आसपास के गांव जो जाटों के गांव हैं लगभग पानीपत तक आ जाते हैं। बाल जाटान जो गांव है, एक बार मैं रिश्ते की बात करने लगा वहाँ बाल जाटान गाँव में, तो वो कहने लगे हमारा तो भाईचारा है, बाल जाटान है, कई है, मोर माजरा है, बड़ा गांव है। तो ये सारे जो गोत्र सेम हो तो भाईचारा ठीक है, उसमें सेम गोत्र है, वो बात नहीं कर रहा मैं। जो गोत्र अलग हैं और वो 10-12-20 गांव वो भी भाईचारे में आ जाते हैं। तो इस समस्या के ऊपर थोड़ा मैं विचार करने के लिए वीडियो शुरू किया था मैंने, कि क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए कि समस्याएं आ चुकी हैं, जो बच्चे शादी के लायक हैं, अगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो शायद शादियों में दिक्कत आने लगेगी, और आ भी रही हैं। शायद मेरे जो
आसपास के रिलेशंस में लड़की वाले को भी बड़ा मुश्किल हो रहा है रिश्ता करना, और लड़कों का भी काफ़ी चीज़ें इन चीज़ों में, खासकर जो गाँव में बच्चे हैं, बाहर पढ़े लिखे बच्चे तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो गाँव में बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत आई हुई है। तो इस एक पॉइंट मैंने बताया आपको कि शादी जो है वो जाटों में कितने किस हिसाब से हो, तो लॉ में जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, जो लॉ है हमारा शादी का जो कानून है हिंदुओं का, और जाटों में एक जो ग्रुप है, ये जाट गोत्र सारे, इनका जो रूल है वो बिल्कुल अलग हो गया। वहाँ केवल स्पिंडर रिलेशंस बैन किए गए हैं। उस समय शायद उस लेवल पे आवाज़ उठानी चाहिए थी कि भाई उस चीज़ को या तो पूरे हिंदू उसमें एक्ट में लागू होता, वो केवल जाटों की जो रीत है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई उसमें कि 3 गोत्र भी आ गए, गांव का भाईचारा भी आ गया, एक गांव में 2 गोत्र हो उसमें भी आ गया। तो कई जो चीज़ें आई आपके सामने, आपको पता है कि सरव खाप पंचायत को भी इसमें पार्ट लेना पड़ा, कि खाप पंचायत को मजबूरी में कुछ फैसले ऐसे लेने पड़े कि एक गोत्र में शादी कैसे हो जाएगी। अब कानून के तौर पे मैंने जैसे कानून की काफ़ी गहन जानकारी हासिल की, तो कानून में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गोत्र, कहीं बीच में उन्होंने लगाया हो कि गोत्र में शादी नहीं कर सकते। मैंने बताया कि कानून केवल स्पिंडा रिलेशन में बोलता है, और स्पिंडा रिलेशन मैंने बता दिया कि 5-7 पीढ़ी के बाप की तरफ से लगा लो, 5 पीढ़ी माँ की तरफ से लगा लो, फिर कोई भाई अडॉप्ट किया हो या जैसे हकीकी होते हैं उनके रिलेशंस लगा लो, तो स्पिंडर रिलेशंस में केवल शादी मना की है। तो ये जस्टिफिकेशन देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कानून इस तरह से बनाया हुआ है, और हम जो परंपरा हमारी है जाट गोत्र की, उसमें शायद एक एडिशनल पॉइंट ऐड होना चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी खाप पंचायत हैं, खाप पंचायत को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम इस परंपरा को फॉलो करना चाहते हैं तो एक लाइन ऐड हो जाए उसमें। एक्सेप्शनल कानून भी हैं, जो एक कानून लागू होता है उसमें एक्सेप्शनल भी होते हैं। आपको मालूम होगा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें एक जगह मैंने पढ़ा कि जो जाटों के अंदर अगर बड़े भाई की या छोटे भाई की डेथ हो जाती है तो दूसरे भाई के उसको पल्ले लगाना बोलते हैं अपने लोकल भाषा में, कि उसके दूसरे भाई के पल्ले लगा देते हैं। इसको एक्सेप्शनल लिया है, और मैंने देखा है कि कहीं मेंशन किया हुआ है ये कि जाट गोत्र में अगर भाई की डेथ हो जाए तो दूसरे भाई के पल्ले लगा देते हैं, लेकिन सहमति लड़की की भी होगी लड़के की भी होगी, सहमति जरूरी है। तो इस तरह से कोई एक्सेप्शनल उसके अंदर हम एक क्लॉज डाल दें कि कितने गोत्रों को हमें अवॉइड करना है, कितने गोत्रों में शादी नहीं हो सकती, कितने भाईचारे में नहीं हो सकती, कुछ स्टैंडर्ड रूल तो कम से कम बने। अदरवाइज ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों की शादी की जो समस्या मैं बता रहा हूँ कि ये शादी की समस्या काफ़ी आगे आ चुकी है। कई बार मैं भी रिश्ता बताता हूँ, 3 गोत्र मिले, एक गोत्र मिल गया, फिर भाईचारा मिल गया, फिर कहीं गाँव में वो गोत्र हो गया, तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि कोई स्टैंडर्ड रूल बने कि हम कहाँ तक ले सकते हैं। हम बाप का गोत्र, उसके बाद उसके बच्चे की मम्मी का गोत्र, फिर दादी का गोत्र, कई जगह तो मैंने देखा नानी का गोत्र भी अवॉइड करते हैं, और 4 गोत्र अगर हो गए, फिर भाईचारा हो गया, फिर गाँव का गोत्र हो गए, तो काफ़ी समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो पहला तो मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, जब कानून बने तो हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी खाप पंचायत में से, जो हमारी खाप पंचायतें हैं उनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो जानकार हो अपने कस्टम का, और उसका कोई जस्टिफिकेशन हो, तो उसको कानून में एक्सेप्शनल केसेस में डलवाया जाए। हमारे अभी तो भाई बहुत वकील भी हैं, हर गांव में मेरे हिसाब से 50-50, 40-40 वकील हैं। वो वकील भाई भी मेरी बात पे गौर करें, और हमारी जो परंपराएं हैं अगर जस्टिफिकेशन आपके पास है वास्तव में,
उस जस्टिफिकेशन के साथ में उसको कानून का रूप बनवाएं और कानून में डलवाएं। जो ये कंट्रोवर्सी खड़ी होती है खाप पंचायत के साथ में, कानून के साथ में, कोर्ट कुछ कहती है और हमारी खाप पंचायत कुछ बोलती है और उस चीज़ को हम प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि जस्टिफिकेशन जो होना चाहिए वो जस्टिफिकेशन उस समय होना चाहिए था जब कोई कानून बनाया जाता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट बना तो हमारी परंपरा का कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। जब उन्होंने सुझाव मांगे थे तो उस सुझाव में हमें बताना चाहिए था कि हम इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो कम से कम एक्सेप्शनल केस में जाट कम्युनिटी में ये चीज़ डाली जाती। और फिर अगर सर्व खाप पंचायत या खाप पंचायत कुछ इस तरह के केस में कोई निर्णय देती तो शायद कोर्ट और हमारे वकील और हमारा लीगल जो सिस्टम है या हमारा समाज जो है या फिर हमारा भारतवर्ष है जो, वो खाप पंचायत को इस नज़र से नहीं देखता कि डिसीजन इनके अपने वे से होते हैं, तो वो कानून के साथ मैच होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी खाप पंचायत बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं। खाप पंचायत जो हैं, मैं कई बार ब्लॉग लिखता हूँ फेसबुक पे और अपना कई बार वीडियो में भी छोटी मोटी बात कही है मैंने। खाप पंचायत पंच परमेश्वर माना गया है हमारी जाति में। जहाँ 5 हैं उसको परमेश्वर का रूप दिया गया है। पंचायत तो हमारे परमेश्वर के रूप में मानी जाती है। और पंचायत जो सर्वखाप पंचायत जो शब्द है, वैसे तो अगर आप इतिहास में थोड़ी खोज करें तो खाप पंचायत हमारे वैदिक संस्कृति है। ये वैदिक संस्कृति में क्या होता था कि काफिले होते थे और काफिलों की पंचायत होती थी। वहाँ लीगल सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हर जो कम्युनिटी थी, हर कम्युनिटी की अपनी खाप पंचायत होती थी और वो पंचायत में फैसले हो जाते थे। काफिले होते थे, काफिलों में अपना फैसले कर लेते थे। वैदिक संस्कृति माना गया है। वैदिक संस्कृति में भी ये बात आई है सामने। और उसके फिर महाभारत काल में भी ये खाप पंचायत काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं और अच्छे से विवरण आया है इसका। तो उसमें जो है, जो पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, सर्व खाप पंचायत की, तो 1911 में हमारा बरौना गांव जो सोनीपत में है, खेड़ा बरौना, वहाँ पे पंचायत हुई थी, दैया खाप पंचायत 1911 में। जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट चीज़ें उसको मैं बताऊँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि बरौना जो खेड़ा उसके साथ में है, वहाँ पे 1911 में शायद एक पंचायत हुई थी और उसका अंदर भी काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए थे। 28 रिजोल्यूशन पास हुए थे। 1911 में 28 रिजोल्यूशन पास हुए थे। तो मैंने बताया वैसे तो परंपरा बहुत पुरानी है, 14वीं सदी में भी इसका काफ़ी जिक्र मिला है। और 1911 में हरियाणा में खाप पंचायत हुई हैं। उसके बाद 2011 में भी शायद एक सर्व खाप पंचायत हुई है जिसमें 28 रिजोल्यूशन फिर पास किए गए हैं। मैं उन रिजोल्यूशन पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम रिजोल्यूशन पे बात करेंगे। तो मैं ये जस्ट एक बात कह रहा था कि सर्व खाप पंचायत जो है हमारी, ये भगवान का रूप है हमारे लिए। लेकिन दूसरी साइड में जो कंट्रोवर्सी खड़ी होती है उसकी तरफ थोड़ा सा हमारा ध्यान जाना चाहिए। जो कंट्रोवर्सी खड़े करते हैं लोग, वो पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लीगल में हैं। वो लोग भी कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं कि पहली बात तो इनको अधिकार किसने दिया। दूसरा, जब हम जस्टिफिकेशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जस्टिफिकेशन जो है वीक किस लिए हो जाता है। मैंने रीज़न बताया, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं वो परंपराएं हमारे कानून में आनी चाहिए। क्योंकि संविधान में भी लिखा है कि जो नियम बनाया जाएगा वो नियम हमारी परंपराओं पर आधारित होगा। जो धार्मिक कोई भी नियम बनेगा, कानून बनेगा, वो हमारी परंपराओं पर आधारित होगा, जो परंपरा काफ़ी लंबे तक, जो टाइम तक यूज की गई है। कस्टम जिसको बोलते हैं, कल्चर जिसको बोलते हैं, जो लंबे समय तक यूज की गई हैं, वो चीज़ें हमारे धर्म कानून में आनी चाहिए। तो जब मैं हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहा था तो मैं ढूंढ रहा था वो बातें
मैंने पूरा हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ी, बेयर एक्ट पढ़ा, और उसमें जो मैंने सर्च किया तो मुझे नहीं मिली ये बात कि गोत्र वाला कोई जिक्र नहीं है उसमें। उसमें एक जगह केवल पिंडा वाली जो बात मैंने बोली कि 7 पीढ़ी बाप की, 5 पीढ़ी माँ की, फिर गोद लिए हुए भाई की सारी वो पीछे के रिलेशंस, या कोई गेलड़िया आया है उसके रिलेशन, या किसी का हकीकी है जो हक के ऊपर बैठा है उसके रिलेशंस आपस में, वो बचाने पड़ेंगे हमें। लेकिन जहाँ तक ये गोत्र की बात है, ये गोत्र की बात मुझे दिखाई नहीं दी हिंदू मैरिज एक्ट में। कोई वकील भाई हो तो मुझे करेक्ट करना, कहीं भी गोत्र नहीं लिखा हुआ है। हम तो 3 गोत्र की बात कर रहे हैं, फिर गोत्रों में भी भाईचारे की बात कर रहे हैं, फिर हम गाँव के भाईचारे की बात कर रहे हैं, फिर एक गांव में 2 गोत्र हैं उसमें शादी नहीं हो सकती वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन कानून में कहीं भी एक शब्द भी नहीं है इस बात का, केवल इतना है कि स्पिंडा रिलेशंस को आपको बचाना पड़ेगा। अगर स्पिंडा रिलेशन में आपने शादी की है तो वाइड मानी जाएगी, वो अमान्य मानी जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब इसको जस्टिफाई कैसे करें हम? मैंने पीछे जब खाप पंचायत में कुछ ऑब्जेक्शन आए थे इस बात पे, तो मैंने काफ़ी जो अपने पंचायत के सरो खाप पंचायत के मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, उन लोगों का जस्टिफिकेशन देखा। क्या जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो जस्टिफिकेशन बहुत वीक था। उसकी बजाय रिप्रेजेंटेशन लीगल में दिया जाए, जब कानून बने उसमें दिया जाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लो आता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी पे लागू होगा एक जैसा, मुस्लिम पे, हिंदू पे, क्रिश्चियन पे, और उसमें जो हमारे रीति रिवाज हैं लगभग वो कॉमन बनाए जाएंगे। समस्या सभी को है। कॉमन होने में मेरा कहने का मतलब है, कॉमन हो उसमें भी एक्सेप्शनल लिखे जाते हैं, उसमें भी एक्सेप्शंस लिखे जाते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। अब जब हमारे न्यूज़पेपर में आने लग गया, हमारे टीवी में आने लग गया, यूट्यूब पे आने लग गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बनाया जाएगा, ड्राफ्ट तैयार है, तो ये हमारी खाप पंचायतों की ड्यूटी बनती है कि अपने सभी खाप पंचायत में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो पढ़ा लिखा आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, उनको अभी से उस काम पे लगाइए कि जो हमारी परंपराएं हैं, और या तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू एक्ट हैं जो हमारे हिंदुओं के ऊपर बनाए हुए रूल हैं, उनमें हमारी परंपराओं का ख्याल रखा जाए। या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनता है तो कम से कम एक्सेप्शंस जो होते हैं उसके अंदर हमारी जो परंपराएं हैं उनका ध्यान रखा जाए। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये दे दिया कि हमारा जो है गोत्रों में जो शादी का है, इसको कैसे जस्टिफाई करना है। वो जस्टिफिकेशन केवल वर्बल बोलने से, कहानी सुनाने से, या ये कहने से कि पहलवान इस वजह से पैदा होते हैं, गुणसूत्र के थोड़े से एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम। लेकिन लीगल एक जस्टिफिकेशन होता, तथ्य होते हैं उसके, उन तथ्यों के ऊपर कहीं हम खरे नहीं उतरते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर परंपराओं को बचाना है उस लेवल पे तो थोड़ा सा हमें होमवर्क करना पड़ेगा। और उसके बीच में हमारी खाप पंचायत हैं, सरो खाप पंचायत हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। हमारी खाप पंचायत जो हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा सिस्टम है। देखिए, कोर्ट में जाएंगे आप तो उसी केस के निपटारे के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आपको पैसा बर्बाद होगा, वकील की फ़ीस, कोर्ट के चक्कर, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। और निर्णय लगभग मैंने देखे हैं कि 90% निर्णय जो है वो आखिर में आकर के समझौते से ही उसका सॉल्यूशन निकलता है। जबकि हमारी खाप पंचायत हैं, हमारी गाँव की पंचायत हैं, ये पंचायत जो हैं अगर सही काम करें तो निर्णय बहुत अच्छा होता है। मैं बचपन से ही बहुत
सेंसिटिव बच्चा था और मैं पंचायतों में बैठता था, पंचायतों के निर्णय सुनता था, पंचायतों की बातें सुनता था। मैं हैरान हो जाता था कि सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन लोगों को अनपढ़ कहते हैं, मैं इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हूँ कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षा अलग है, ज्ञान अलग है। हमारे पूर्वज जो लोग हैं, जो पंचायत में होते हैं, अगर सही नियत से वो न्याय करते हैं तो उससे बढ़िया न्याय नहीं होता। उसमें हमारा पैसा बचा, बेकार के जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, समय बचा हमारा। तो खाप पंचायत का जो निर्णय है या हमारी ग्राम पंचायत का निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय होता है। लेकिन कभी कभी जो कंट्रोवर्सी आती है, जैसे मैंने गोत्र वाला बात बोला, कई केस ऐसे हुए कि सेम गोत्र में शादी कर ली, फिर खाप को, सर्व खाप पंचायत को बड़ा परेशानियों में उसका फैसला लेना पड़ा। कई जगह जाति विशेष में या जातियों में शादी करने से परेशानी आती है, इंटरकास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं। मैं आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज कानून में कहीं भी अंतर्जातीय विवाह को मना नहीं किया गया है। अंतर्जातीय विवाह परमिटेड हैं। कहीं भी कानून के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं आया है कि अंतर्जातीय विवाह नहीं होंगे। केवल सपिंडा रिलेशन को छोड़ के आप कहीं भी शादी कर सकते हो। मतलब बार बार मैं वो बात आपको बता रहा हूँ, सपिंडा रिलेशन को छोड़ के आप कहीं भी शादी कर सकते हैं। ये है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जाएंगे, कुछ शादियां हैं जो स्पेशल कंडीशंस पे स्पेशल उस एक्ट के अंदर हो जाती हैं। वो आपने भी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी काम कर रही है, उसमें जुडिशरी भी काम कर रही है। कई स्पेशल मैरिज होती हैं, उस स्पेशल मैरिज के बारे में बात कर रहा है वो स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है। तो हमारी सर्व खाप पंचायत थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ें तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। तो मैंने बताया कि सर्व खाप पंचायत जो है ये 1911 में हुई, 2011 में हुई। उसके बाद जितने भी हमारे जाट जाति में, राजपूत जाति में, गुज्जर जाति में, इवन मुस्लिमों में भी हैं खाप पंचायतें। पाकिस्तान में जैसे हमारे जाट भाई गए हुए हैं, उनमें भी खाप पंचायतें हैं मुस्लिमों में। वो भी इतिहास में लिखा हुआ है कि सभी में अपनी अपनी पंचायतें हैं। हमारे जो गोत्र हैं जाटों के, सभी की अपनी अपनी खाप पंचायत है। लगभग सभी की अपनी खाप पंचायत है। दैया खाप पंचायत है, गठवाड़ा खाप पंचायत है, मान खाप पंचायत है, और फिर सारी मिलकर के सर्व खाप पंचायत बनती हैं। सभी जो खाप पंचायत है वो सर्व खाप में आ जाते हैं। अब जो लीगल में एक आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में है, कि लीगल साइड से ये एक प्रकार का एक ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश की जाती है कि इनके पास प्रोसीडिंग्स करने का, पनिशमेंट देने का, निर्णय लेने का अधिकार क्या है, अधिकार किसने दिया। ये एक लीगल साइड से पूछा जाता है कि इनका अधिकार क्या है, लीगल उसमें कानूनी तौर पर इनको अधिकार किसने दिया। लेकिन बहुत बार देखा है मैंने, कोर्ट भी इनके निर्णय को मान्य करती है, और हमारे जज हैं, हमारे वकील भाई हैं, वो सभी जानते हैं कि खाप पंचायत जो है, सर्व खाप पंचायत जो हैं, बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे सामाजिक सुधार बहुत अच्छे करती है। लेकिन दूसरी साइड में अगर हमारी सर्व खाप पंचायत सारी मिल करके अपने एमएलए, अपने एमपी, अपना मुख्यमंत्री, अपना जो मंत्री सेंटर में हैं, प्रधानमंत्री, अगर लेजिस्लेचर को हम ये बात बोलें कि अगर ये सिस्टम हमारा कहीं ठीक है तो कुछ कानूनी मान्यता होनी चाहिए।
अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। मान लो सरो खाप पंचायत में कोई फैसला हो जाता है या खाप पंचायत में फैसला हो जाता है और हम उसको रेमेडी दे देते हैं, डैमेज दे देते हैं, कुछ निर्णय ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कानूनी तौर पर हम अपना राइट प्रूव नहीं कर सकते, तो ये सरो खाप पंचायत जो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, उनके लिए दिक्कत में आ जाती है बात। तो निर्णय आप देखिए कि सरो खाप पंचायतों ने बहुत सारे निर्णय लिए। तो निर्णय जो मैं बात कर रहा था, एक तो हमारा अब मॉडर्नाइजेशन के टाइम में थोड़ा सा विचार होना चाहिए, सरो खाप पंचायत को दोबारा बैठना चाहिए सभी गोत्रों की कि ये हम कितने गोत्र छोड़ें, कितना भाईचारा गोत्र छोड़ें, एक गांव में 2 गोत्र हैं उसको कैसे छोड़ें, फिर स्पिंडर रिलेशंस को तो छोड़ना ही है हमें। तो इसके ऊपर पहला डिसीजन, अच्छा डिसीजन आए खाप पंचायत से, और उस डिसीजन को अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उसको इंक्लूड करवाया जाएगा। अमेंडमेंट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अमेंडमेंट होता है, रिवीजन होता है, पार्लियामेंट में दोबारा एक रिवीजन अमेंडमेंट लाया जाता है और वो इंक्लूड हो जाता है एक्ट के अंदर, कानून बन जाता है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव जितने हमारे जाट मंत्री हैं या जाट एमएलए हैं, जाट एमपी हैं, अगर वो मिल कर के भी एक कोशिश करेंगे तो ये गोत्र वाला जो सिस्टम है ये कानूनी एक रूप बन जाएगा उसका और उस एक्ट के अंदर डाला जाएगा, ताकि ये समस्या कम हो, हमारे बच्चों की शादियों में इतनी समस्याएं ना आएँ। ये एक थोड़ा सा आप इसके ऊपर विचार कीजिए जो मैं बात कह रहा हूँ। और दूसरा, इसको कानूनी तौर पर लाने की कोशिश कीजिए, कानून में ऐड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कानून में कहीं भी जिक्र नहीं है और आपके अच्छे निर्णय भी कभी कभी कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। दूसरा है अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह मैंने बताया हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है, रोक नहीं है उसके ऊपर कि अंतर्जातीय विवाह नहीं कर सकता। कहीं भी पूरे देश में हिंदुओं में कहीं भी उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अंतर्जातीय विवाह नहीं कर सकते हैं। कई बार हमारी पंचायत हैं, सरो खाप पंचायत हैं, उनको समस्या हो जाती है निर्णय लेने में कि हम क्या करें। जो हमारा नॉर्थ में, खासकर हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, इसमें जो कल्चर है, छोटे छोटे गांव हैं हमारे, गांव एक परिवार होता है। लेकिन जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है, वो हमारी परंपराओं को, कल्चर को कहीं नुकसान पहुंचाता है। जैसे किसी पिक्चर में दिखा दिया कि उसी गांव में लड़की है, उसी गांव का लड़का है, चाहे वो अंतर जातीय हैं या सेम गोत्र के हैं या 2 गोत्र एक गांव में रहते हैं उनके हैं, नॉर्मल बात तो समझिए मेरी। तो एक बच्चे ने जो बचपन से देखा है पिक्चरों में कि एक गांव के अंदर वहीं लड़का रहता है, वहीं लड़की का परिवार है, वहीं लड़के का परिवार है, और वो शादी हो जाती है और वो शादी करके जीवन जीते हैं। और कानूनी तौर पर अगर कानून भी पढ़े हैं आप, बहुत सारे वकील हैं हरियाणा में, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात अगर वकील तक पहुंचे तो मेरे को जवाब देना भाइयों। क्या हमारे वकील इस बात को नहीं जानते कि कानूनी तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या आप प्रूव कर सकते हैं ये गलत है? अंतर्जातीय विवाह हो, एक गांव के अंदर हो, एक गोत्र के अंदर हो, लीगल के उसमें पूछ रहा हूँ, मैं समर्थन में नहीं हूँ, बिल्कुल मैं समर्थन में नहीं हूँ इन चीज़ों के, लेकिन मैं कानूनी तौर पे आपसे वकील भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्या ये कानूनी तौर पे आप वाइड घोषित करवा सकते हैं, इनवैलिड घोषित करवा सकते हैं? जब उसमें लिखा ही नहीं, कानून में नहीं लिखा कि एक गांव में शादी नहीं कर सकते, कानून में नहीं लिखा कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, कानून में नहीं लिखा कि 3 गोत्र छोड़ने हैं, कानून में नहीं लिखा कि गांव के भाईचारे को छोड़ना है। अगर उसमें शादी हो जाती है, मेरी बात समझिए, मैं पूरी बात मेरी पहले सोचिए कि अगर उसमें शादी हो जाती है तो क्या लीगल हमारा फ्रंट बनता है कि हमारे वकील भाई जा कर के कोर्ट में बताएं कि नहीं सर ये तो कानून में लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता? क्या ऐसा है? नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से
वकील भाई मेरे सामने आए और बताएं कि क्या हम इस चीज़ को कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं लड़ सकते। इसमें सरोकार पंचायत जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आ जाती है और परेशान हो जाते हैं लोग। हमारी खाप पंचायतों को भी परेशानी आ जाती है। तो मेरा जस्ट आपका इशारा है कि हमारी खाप पंचायत हो, सरोखाप पंचायत हो, इनको थोड़ा सा विचार करके कोऑर्डिनेशन जो बनाना है। आज के टाइम में डेमोक्रेसी में हमें कोऑर्डिनेशन बनाना है। हमारे रेजोल्यूशन जो पास करते हैं, जैसे मैंने बताया 2011 में भी 28 रेजोल्यूशन पास किए हमने, 1911 में भी 28 रेजोल्यूशन पास किए हरियाणा में। उसके बाद शामली में जो हमारा मुजफ्फरनगर ज़िले में है, सिरोम जो गांव है, तो बिंद्रा गांव, वहाँ पंचायत हुई थी। वहाँ चौधरी जवान सिंह गुर्जर थे, काबुल सिंह मंत्री जो जाट थे। ये 1950 में पंचायत हुई थी शामली में, यूपी मुजफ्फरनगर में। तो उसमें जो है वहाँ भी रेजोल्यूशन लिए गए थे। उसके बाद 1890-91 में भी काफ़ी चीज़ें इसमें आई हैं कि जिक्र आया है इसका पंचायत का। तो उन चीज़ों में भी काफ़ी खाप पंचायत ने काम किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सिस्टम को मैं लाइक करता हूँ और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ खाप पंचायतों का कि बहुत बड़े बड़े निर्णय लेते हैं ये, बहुत बड़े बड़े चीज़ें निकल के आती हैं और इनके पास ज्ञान भी है। लेकिन जब भीड़ होती है, भीड़ तंत्र जो है वो कई बार गड़बड़ कर देता है। अगर हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत हो, खाप पंचायत हो, सरोखाप पंचायत हो, इसमें जो आदमी एक समझदारी का लेवल होता है, वो समझदारी का लेवल हम थोड़ा सा तय करें और उन लोगों को आगे लेके आएं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा सच्चाई की जानकारी लें। केवल लड़ने से काम नहीं चलेगा। आज का टाइम वो नहीं है कि हर चीज़ पे लड़ना है हमें। जैसे कृषि कानून थे, आपको गलत लगे आपने वापस करवा दिए। मैं तो मेजर काम जो है खाप पंचायत का ही मानता हूँ इसमें, कि सभी खाप पंचायतों ने निर्णय लिया कि ये कानून शायद ठीक टाइम पे नहीं आए हैं या ठीक ढंग से नहीं बनाए गए हैं या हमारे ऊपर ठीक से लागू नहीं होंगे, तो हमने वापस करवा दिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था ये खाप पंचायतों का, बहुत बढ़िया काम था। ठीक है, हमें कानून अच्छे नहीं लगे, हमने वापस करवा दिए। अब वो अच्छे थे या बुरे थे वो तो समय बताएगा, लेकिन हमने वापस करवा दिए। प्रधानमंत्री महोदय ने उसको वापस ले लिया और एक प्रकार से माफ़ी मांग ली, भैया गलती हुई है, समझा नहीं पाए हैं। सरोखाप पंचायत, खाप पंचायत ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे काम करती हैं हमारी परंपराओं को बचाने के लिए। लेकिन अच्छाई के साथ थोड़ी सी हमें बुराई पे भी ध्यान देना चाहिए। जब कोई भी निर्णय लिया जाता है तो हमारे खाप पंचायत में जो लोग हैं उनको कानूनी पहलू की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया गोत्रों के बारे में, शादी में, अंतरजातीय शादी में, इंटरकास्ट मैरिज में, इन चीज़ों पे भी आपको कानूनी ज्ञान भी होना चाहिए और कानून में उन चीज़ों को डलवाने की भी कोशिश कीजिए आप। जब तक वो कानून नहीं बनेंगी, एक प्रकार से उसमें गैप आ गया कि आप जो निर्णय देंगे वो कानून के विरुद्ध होगा। और गांव-गांव की कहानी बनी हुई है, हर पंचायत में कहीं ना कहीं दिक्कत आई हुई है ये। तो पहला होमवर्क खाप पंचायतों का ये है कि जो हमारी परंपराएं हैं उसके हिसाब से कानून बनाने की कोशिश करें हम। हमारे मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, जाट मंत्री हों, सेंटर में मंत्री हों, एमएलए हों, वो भाई केवल जाति का गुणगान करने के लिए कॉन्फ्रेंस करें। केवल जाति ने जो किया है उसी को अपने आप ही गुणगान करते रहिए, गुणगान करते रहिए। इतिहास बता देता है आपने क्या किया, सब जानते हैं। हर जाति जो है दूसरी जाति का इतिहास जानती है। हमें, मैंने बोला स्वाभिमान होना चाहिए। जब बार बार अपनी बड़ाई खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं हल्कापन आ जाता है। तो मेरी बात जितने भाइयों के पास पहुंचे, थोड़ा आगे बढ़ाइए इस बात को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आगे भेजिए
इसी से सोसाइटी में थोड़ा बहुत सुधार आता है। वीडियो मैं ऐसे नहीं बनाता, ये वीडियो बनाने के लिए केवल शादी के ऊपर मैंने बात करने के लिए, गोत्रों पे बात करने के लिए मैंने हिंदू मैरिज एक्ट पूरा देखा, बेर एक्ट देखा, बाकी एक्ट जो कानून बने हुए हैं पूरा मुस्लिम एक्ट पढ़ा है मैंने। मोमडन एक्ट बोलते हैं उसको, मोमडन एक्ट भी मैंने पढ़ा है उसमें, और उसमें पूरी एक एक जानकारी मैंने निकाली है कि कहीं ना कहीं हमारा जाट कम्युनिटी जो है अपनी परंपराओं को, खासकर शादी वाले 3 गोत्र छोड़ने हैं, गाँव का भाईचारा छोड़ना है, अंतर्जातीय विवाह एक गांव में नहीं हो सकता, एक गांव में कोई भी शादी आपस में नहीं हो सकती, ये चीज़ें हमारी कानून से बहुत दूर हैं। इनको कानून में डलवाइए, मेरा कहने का मतलब है इनको कानून में डलवाइए और जस्टिफाई कीजिए इनको। जस्टिफाई कौन करेंगे? हमारे जो लोग हैं, जो सरोखाप पंचायत हैं, खाप पंचायत के इतने ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग मेरी बात को थोड़ा सा वैल्यू दें, तो आप पहले से ही तैयारी करने लग जाइए और पहले फैसला कर लीजिए कि हमें क्या हम 3 गोत्र की जगह 2 गोत्र कर सकते हैं क्या गाँव में 2 गोत्र हों, इस रिस्ट्रिक्शन को हटा सकते हैं कि वो गोत्र उस गोत्र की लड़की नहीं लाएगा, वो गोत्र उस गोत्र की लड़की नहीं लाएगा, क्या ये रिस्ट्रिक्शन हट सकती है? तीसरा, क्या अंतरजातीय जो है इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है? अगर एक गांव में हम प्रतिबंधित कर देते हैं इंटरकास्ट मैरिज, क्या दूसरे गांव में हो सकती हैं अंतरजातीय विवाह जो बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज? क्या हमारी खाप पंचायत इस चीज़ पे आज के मॉडर्नाइजेशन ज़माने में इस बात को बोल सकती हैं कि हम अंतरजातीय विवाह के लिए तैयार हैं और उनको कानून में डलवाएं? या फिर मना कर रही हैं कि भाई गांव में हम अंतरजातीय विवाह नहीं होने देंगे, या गांव के बीच में दूसरे गांव में भी अंतरजातीय विवाह नहीं होने देंगे, तो उसको कानूनी तौर पर उसको कानून में डलवाइए। तो ये चीज़ें कानून और आपकी जो वर्बल बातें हैं उसमें गैप पैदा कर देती हैं। औरतों के बारे में, जैसे एक पंचायत में आपको याद होगा कि हमने बोला कि 15 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, खाप पंचायत में फैसला हुआ और इससे रेप कम होंगे। फैसला कहीं अच्छा या बुरा वो तो आप जाने, कुछ बहुत अच्छे भी पहलू हैं उसमें, कुछ गलत पहलू भी हैं। आज के मॉडर्न ज़माने के अंदर हमें लीगल चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कानूनी तौर पर उसको पढ़ना पड़ेगा, कानून समझना पड़ेगा। पहले जो एज थी उसको एज को बढ़ाया गया और आगे फिर जो कानून है वो एज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको। मुस्लिम एक्ट में एज काफ़ी कम है, लेकिन जब वो सेंटर के कानून के उसमें आती है तो उनको भी मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में डिफरेंसेस हैं, मुस्लिम में भी बहुत सारी परंपराएं अलग अलग हैं। मुस्लिमों में भी बहुत सारी परंपराएं हैं अलग अलग, शिया की अलग है, सुन्नी की अलग है, फिर उनके जो तलाक के हैं चीज़ें, तलाक़े बिद्दत है, तलाक़े सुन्नत है, ईला है, बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस हैं उनमें भी, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, मैरिज अलग अलग हैं, निकाह जिसको बोलते हैं, मैरिज जिसको बोलते हैं, वो भी कई तरह की हैं। और उनमें तो बिल्कुल क्लियर लिखा है कि मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बात ही ख़त्म होगी। तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साबित किया है, उसमें कई चीज़ें अच्छी भी हैं। मैं जस्ट परंपराओं की बात कर रहा हूँ। उसमें डावर दिया जाता है, जो वाइफ होती है उसको डावर देते हैं, वो एक सम्मान के रूप में, कोई प्रॉपर्टी, कोई धन दौलत, वो लिखा भी जाता है कॉन्ट्रैक्ट में और वो दिया भी जाता है। बाद में भी दे सकते हैं, तुरंत भी दे सकते हैं। एक सम्मान होता है औरत का, बहुत बढ़िया एक प्रथा है उनके अंदर। तो मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ कि मैंने मुस्लिम एक्ट भी पढ़ा है पूरा, तो मुस्लिम एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं।
लेकिन ये कहना कि उनको दिक्कत नहीं आती, उनको भी दिक्कत आती है। क्योंकि परंपरा अलग है, और जब कानून का रूप धारण कर लेता है, जब कानून बन जाता है, तो हमें कानून को ही मानना पड़ेगा। सर्व खाप पंचायत या खाप पंचायत फैसला करती है और उसके साथ में कोर्ट फैसला करती है, तो कोर्ट का फैसला मान्य होगा। खाप का पंचायत का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो वो चीज़ें जो, अगर जैसे खाप पंचायत की मान्यता, सर्व खाप पंचायत की मान्यता, अगर हम कानूनी तौर पे इसको एक एक्सेप्शनल केस में डलवाना चाहें, ये भी डल सकती है। हमें अपने एमएलए, एमपी, मंत्रियों को समझाना पड़ेगा। काफ़ी मंत्री अच्छे एक्टिव हैं, बाल्यान साहब हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं यहाँ पे दिल्ली में, हनुमान जी हैं, काफ़ी जो अच्छे लेवल पे मंत्री हैं। हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, चौटाला फैमिली पूरी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। इतने लेवल पे लोग होने के बावजूद भी क्या हम अपनी परंपराओं को, हिंदू जो एक्ट बने हुए हैं उनके अंदर, क्या हम एक्सेप्शंस करके नहीं डलवा सकते? मैंने एक्सेप्शंस का एक एग्जांपल दिया था कि भाई की डेथ हो जाए तो पल्ले लगाना जो बोलते हैं वो एक प्रकार से कानूनी मान्य है। एक्सेप्शनल लिखा हुआ है उसमें कि जाट जाति में, जैसे जाटों में एक भाई के गुजर जाए तो दोनों की सहमति से वो पल्ले लगाना बोलते हैं, जो वो एक तरह से कानूनी मान्य एक्सेप्शंस केस है वो। तो इस तरह से अगर एक्सेप्शन हम डलवा दें तो काफ़ी उसमें हमारी खाप पंचायत का सम्मान बढ़ेगा, उनके निर्णय मान्य होंगे, और खाप पंचायत को भी थोड़ा सा मॉडर्न बनना होगा। कोई भी केस में जंप करने से पहले हमें पूरी सच्चाई का, दोनों पक्षों की पूरी सच्चाई बाहर लेके आनी पड़ेगी, जल्दबाजी नहीं करना है। हमारी खाप पंचायत, हमारे भगवान जो परमेश्वर है, परम ईश्वर बोलते हैं, पंच मतलब परमेश्वर, पंच परमेश्वर, ये मैंने बचपन से सुना है, पंच परमेश्वर। जो 5 भाइयों का निर्णय होता है वो परमेश्वर का निर्णय होता है। तो जल्दबाजी ना करें, समझदार लोग आगे आएँ, समझदार लोग जो ज्ञानी लोग हैं उनको मौका दें। ये नेता बनने की जो होड़ है कि हर आदमी चाहता है मैं नेता बन जाऊं, खाप पंचायत के कंधे पे बैठ के ऊपर उठना चाहता है, वो ठीक बात नहीं है। खाप पंचायत अपनी जगह है, नेता बनना है, नेता बनने का रास्ता अलग है। खाप पंचायत को प्रयोग मत कीजिए, और खाप पंचायत की जो सम्मान है वो परमेश्वर के बराबर है, उसको बना रहने दीजिए। खाप पंचायत को भी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, केवल जो छोटा थोड़ा बहुत इधर उधर से कोशिश की मैंने समझने की। बचपन से मैं पंचायतों में बहुत इंटरेस्ट लेता था, सुनता था ध्यान से। आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हो, प्रैक्टिकल लोग हो, एक्सपीरियंस्ड लोग हो, अनुभवी हो, केवल जल्दबाजी ना करें, तथ्यों का पूरा ज्ञान लें। 2 पार्टी हैं तो दोनों पार्टियों की अलग अलग सुनवाई करें, पूरी सच्चाई जानें, उसके बाद उसका साथ दें। खाप पंचायत जो है बहुत अच्छा सिस्टम है हमारी परंपराओं को बचाने के लिए, हमारे जीन्स को बचाने के लिए, हमारे एरिया को बचाने के लिए, हमारी परंपराएं आगे ले जाने के लिए। हमारी नई पीढ़ी जो है हमें उतना ही सम्मान दे, इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है, और नई पीढ़ी को हम साथ लेके चलें, नए युवा बच्चों को भी मौका दें, नए युवा बच्चों के विचार भी सुनें, और पंचायत में उनको बुलाएं। हमारा बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी हो वहाँ पंचायत में, और हमारा युवा भी हो। 18 साल से लेकर के 80-90 साल तक जो भी आदमी है अपने विचार व्यक्त करें। हर प्रथा को हम एनालिसिस करें, और हर परंपरा को एनालिसिस करें, और जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उन चीज़ों को कानूनी रूप में कानून में डलवाएं। तो ये थोड़ा सा मेरे को एक विचार माइंड में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना करके भाइयों तक पहुंचाऊं। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे को समय मिलता है और उन चीज़ों को निकाल के कानून के तौर पे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, कानून में और हमारी परंपराओं में क्या गैप है। धन्यवाद।